हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अपन कक्षा 12th के फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, जिसे अपन गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं, ये थ्योरेटिकली रूप से इसके सभी टॉपिक्स हैं वो अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके सभी वीडियोज़ आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आज अपन इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है नंबर 1, वो कह रहा है कि एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोला, ध्यान दें ठोस गोला है, अचालक गोला है, डेफिनेटली आपका दिमाग कहेगा कि इसको आवेशित करने पर सारा का सारा जो आवेश है वो इसके आयतन के अंदर समान रूप से वितरित हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो इस टॉपिक के अंदर आप लोगों ने जो ग्राफ पढ़ा है उस ग्राफ में आपको याद होगा कि आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आता है और जिसके अंदर जो पीक वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू आपके पास इसकी सतह के ऊपर प्राप्त होती है, यानी ये जो वैल्यू है वो आपकी सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिकतम होती है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को याद करने चाहिए। ये न केवल बोर्ड परीक्षा के लिए बल्कि कई प्रकार की कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व कितना है। ये भी अपना एक डेरिवेशन दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊर्जा घनत्व का मान। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एक होता है, दूसरा होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाए वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये डेरिवेशन के अंदर से पूछे गए सीधे सीधे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो प्रश्न नंबर 3 आपसे कह रहा है कि एक 0.2 मीटर भुजा वाला घन है, उसके केंद्र पर एक माइक्रोकुलाम, यहाँ पे माइक्रो मिस प्रिंटेड है, आवेश रखा गया है, 1 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है घन के प्रत्येक फलक से। यहाँ पे ध्यान दें, इसका भी अपने एक सेपरेट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया हुआ है, आपको मिल जाएगा घन से निर्गत फ्लक्स के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके सभी के सभी टॉपिक आपको यहाँ पे करवाए गए हैं। तो सवाल कह रहा है कि आपके पास कोई एक घन है और इस घन के केंद्र के ऊपर आपने एक कोई आवेश रखा हुआ है। तो केंद्र पे रखा हुआ आवेश है तो आप लोगों ने गाउस के नियम से फॉर्मूला पढ़ा है, फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स ये हो जाएगा, लेकिन अगले ने पूछा आपसे प्रत्येक फलक से है, तो इसके कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, तो इसके अंदर बट्टा में 6 लग जाएगा। क्लियर है, तो अब आपके पास जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से वो हो गया आपके पास Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये जो 2 मीटर या 0.2 मीटर भुजा है वो केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। Q की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, 6 लग जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग बखूबी जानते हैं 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज रख करके आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपसे कह रहा कि एक घन के अंदर, ध्यान दें, एक घन के अंदर 2 प्लस माइनस आवेश के 2 द्विध्रुव डाइपोल एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक कोई घन है, उसके अंदर 2 डाइपोल रखे गए हैं, घन से निर्गत फ्लक्स कितना होगा। तो घन से निर्गत फ्लक्स निकालने के तो 2 ही फॉर्मूले पढ़े, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो यहाँ पे आपको डी एस तो चलो आप कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि सभी फलकों का एरिया आप निकाल पाएंगे, बट आपको ई नहीं दे रखा है, इसलिए ये फॉर्मूला तो अपन यूज़ नहीं कर सकते। तो आपके पास फाई का एक दूसरा फॉर्मूला दे रखा है जिसे अपन गाउस के नियम से जानते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये Q क्या है, उस आवेश के अंदर रखा गया टोटल चार्ज। ध्यान दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हालांकि वहाँ पे आपको इसके ऑप्शंस नहीं दिए हुए होते हैं। तो टोटल चार्ज कितना होगा, इसके लिए आपको विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, यानी जब समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के 2 आवेश एक दूसरे के बहुत समीप रखे होते हैं तो उसे अपन डाइपोल कहते हैं। तो एक डाइपोल का जो टोटल चार्ज होता है प्लस माइनस मिलाकर के 0 होता है। तो कितने भी डाइपोल आप किसी भी आकृति के अंदर रख दें, किसी भी 3D की आकृति के अंदर आप कितने भी डाइपोल रख दें, सबकी वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा 0, शून्य, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक साबुन के
बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दें, एक टॉपिक का अपन ने डेरिवेशन पढ़ा है, आवेशित चालक की सतह पर बल। और अगर उस वीडियो को आपने बहुत ढंग से सुना है तो उसमें मैंने लास्ट में कहा है कि एक साबुन के बुलबुले को जब आप पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये सारे के सारे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, परिणाम स्वरूप इसका जो आकार है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया है और उसका आंसर आप लोगों को सेंड करना था कि यदि इस पॉजिटिव चार्ज की जगह ऋण आवेश से अगर अपन इसको आवेशित कर दें तो ऋण आवेश से आवेशित करने पर इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परिणाम स्वरूप इसकी त्रिज्या जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो बी क्लियर हो जाता है, बढ़ जाती है। चाहे आप उसे धनावेश से आवेशित करें या फिर ऋणावेश से आवेशित करें, सभी आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, परिणाम स्वरूप उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक गोले में आवेश Q स्थित है। ध्यान दें, एक गोले के अंदर आवेश कितना है, Q है। इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स की वैल्यू Q/ε0 है। यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो विद्युत फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। ये आप जब सबसे पहले गाउस का नियम पढ़ते हैं, अपने वीडियो की प्लेलिस्ट के अंदर एक गाउस का नियम का वीडियो दिया गया, उसमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी हुई है कि यदि आप इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ यदि आप पहले एक गोला रखेंगे और उसके बाद में यदि आप यहाँ पे कोई दूसरा गोला रखेंगे तो उस केस के अंदर भी आपके पास दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। दोनों गोलों से निकलने वाली जो बल रेखाएं होंगी वो आपकी सब क्या होंगी, समान होंगी। यानी गोले की त्रिज्या आप चाहे कितनी भी बढ़ा दें, ये बल रेखाएं हैं वो दोनों गोलों से इक्वल ही निकलेंगी, इसलिए उसके विद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सवाल कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स के मान में कितना परिवर्तन हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये सारे फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगला जो प्रश्न है नंबर 7 आपसे कह रहा है कि वायु में स्थित इकाई धनावेश यानी Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है। निकलने से वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, Q/ε0। Q की वैल्यू कितनी है, 1, तो दिस इज 1/ε0। और यदि आप इस ε0 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो 1/ε0 को आप क्या लिख पाएंगे, ε0 की पावर -1। तो आपका जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है पर ये फंडामेंटल बेस्ड हैं, इन क्वेश्चनों को समझना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है और क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में नीट लेवल के ये क्वेश्चन हैं। तो बहुत शानदार प्रश्न है, चलिए अपन इनको सॉल्व करते हैं। दो चालक गोलों की त्रिज्याएं A तथा B हैं। आपके पास दो गोले हैं, एक की त्रिज्या आपको दे रखी है स्मॉल a, एक की त्रिज्या आपको दे रखी है स्मॉल b। इन्हें समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया गया है। इसके ऊपर आवेश घनत्व सिग्मा 1 है, इसके ऊपर आवेश घनत्व उसको मैं सिग्मा 2 कह देता हूं, जो कि वैल्यू क्या है प्रश्न के अनुसार, समान है। इनकी सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात निकालिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो अनुपात होता है उसको अगर आप लोगों ने इसका गोले का जो टॉपिक पढ़ा है, आपने इसमें गोलीय कोष का जो टॉपिक पढ़ा है उसमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है कि सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का मान उनकी त्रिज्या पे डिपेंड तो करता है, परंतु यहाँ पे अगले ने आपको आवेश घनत्व बराबर दे रखा है। यानी इसकी त्रिज्या यदि परिवर्तित होगी तो डेफिनेटली आपको इस गोले को दिया जाने वाला चार्ज भी बदलना पड़ेगा। तो जब इस गोले का आवेश घनत्व दोनों का समान है तो उनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर इसमें तो क्वेश्चन दोनों सेम ही हैं, दोनों में हो सकता है कि कोई मिसप्रिंट आ जाए। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं A व B है। नवा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। दो चालक गोलों की त्रिज्याएं A व B है, इन्हें समान आवेश से आवेशित किया गया। इसमें दोनों का आवेश घनत्व समान है। ध्यान दें, पृष्ठ आवेश घनत्व समान है। यहाँ पे दोनों की जो आवेश की वैल्यू है Q1 और Q2 वो समान है। इस क्वेश्चन में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल है। क्लियर है। तो इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा। तो मैं 9वां क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं गोले 1 के लिए लिख लेता हूँ, पहले गोले के लिए लिख लेता हूँ। तो पहले गोले के लिए मेरे पास E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन
आर कितना, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, इसकी त्रिज्या आपको ए दे रखी है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में लिखता हूँ मैं E2 की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा KQ2 अपॉन बी का स्क्वायर। सवाल कह रहा है इन दोनों का आपको अनुपात चूज करना है। अनुपात लेने के लिए अपने को क्या कर देना चाहिए, अनुपात लेने के लिए अपन इन दोनों के बीच में ये वैल्यू लगाते हैं, तो आपके पास ये ऊपर चला जाएगा बी स्क्वायर अपॉन KQ2, Q से K कैंसिल आउट हो गया। क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत अच्छे से कह रहा है कि समान आवेश दे रखा है, तो आपको Q1 से Q2 भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, फाइनल जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचेगी। क्लियर है। तो आपके पास जो E1 अपॉन E2 की वैल्यू है, E1 अपॉन E2 की वैल्यू है वो हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फंडामेंटली आपको ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 8वां और 9वां दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आता है, एक लंबे सीधे आवेशी तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 1/r के बीच में ग्राफ खींचिए। अच्छा, E बराबर क्या होता है, E बराबर लंबे आवेशी तार के कारण 2k λ/r। तो यदि मैं इन सब को कांस्टेंट लिख लूँ तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो जब आप E के साथ में और 1/r के साथ में ग्राफ खींचेंगे और आपको यहाँ पे 1/r के साथ में ग्राफ खींचना है तो इसको आप x लिख लीजिए। तो फाइनली आप क्या समझ पाएंगे, E इज इक्वल्स टू x है, यानी 1/r यदि आप x के ऊपर ले रहे हैं और y के ऊपर आप यदि E ले रहे हैं तो दोनों का ग्राफ है वो प्रोपोर्शनलिटी साइन की वजह से क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कई जगह आपको इसके आंसर के अंदर कन्फ्यूजन भी मिल जाएगा, लेकिन अपन इसका 1% भी कन्फ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। देखिए सवाल ये कह रहा है कि क्षैतिज के समांतर स्थापित एक समान विद्युत क्षेत्र E, यह आपके पास क्षैतिज के समांतर विद्युत क्षेत्र E रखा हुआ है, चित्र के अनुसार रखा हुआ है, वर्ग के तल पर खींची गई रेखाएं 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। ध्यान दें, यदि मैं आपके सामने एक यह आकृति बनाऊं और एक मैं आपके सामने कुछ इस तरीके की आकृति बनाऊं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों में से वर्ग कौन है? आप कहेंगे कि सर वर्ग तो ये है। भैया यहाँ पे दोनों ही वर्ग हैं, ये वर्ग है, इसका मुंह ठीक आपके सामने की तरफ दिख रहा है। क्लियर है। ये जो वर्ग आप देख रहे हैं इसका मुंह है वो आपको ठीक सामने की तरफ दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो वर्ग आप देख रहे हैं इसका मुंह है वो आपके इस क्षैतिज x की दिशा में है। तो ये वाला जो वर्ग है इसके जो पृष्ठ की जो क्षेत्रफल की दिशा है वो ठीक आपके मुंह की दिशा में है, और विद्युत बल रेखाएं इस तरफ जा रही हैं। तो विद्युत बल रेखाओं के और इस क्षेत्रफल के बीच में कितने डिग्री का एंगल आएगा, बात को थोड़ा ध्यान से समझें, दोनों में कितने डिग्री का एंगल होगा। ये आपके पास एक कोई वर्ग दे रखा है, इसके अंदर आपने ये बल रेखा खींच रखी है, ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल की दिशा आपके मुंह की दिशा में है। आप इसके ऊपर उंगली टिकाइए, उंगली की जो डायरेक्शन होगी वो इसके क्षेत्रफल की दिशा होगी। ये जो तीर की दिशा है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, उंगली टिकाइए आप इस पॉइंट के ऊपर बीच वाले पर, तो उंगली के बीच में और इसके बीच में कितना एंगल होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे आप विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू कितना होगा, विद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं ना अपन, तो विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू होता है EdS cos थीटा, और cos थीटा में आपने 90 डिग्री लिख लिया, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरा फंक्शन ही आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। इन सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। अगले वीडियो में अपन अपनी बुक के अंदर जो अति लघुत्रात्मक 1 लाइन आंसर के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन पे चलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ आप चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोज़ को देख करके उनसे अपने नोट्स भी तैयार कीजिए।